नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। कल 21 मार्च है 2023 और आपका सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर होना है। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, पेपर कैसे करें। तो ये आधे घंटे का वीडियो होगा, आई ओपनर वीडियो होगा, जरूर देख लीजिएगा पेपर देने के पहले। ठीक है, तो कल आप सबको पता है कि टोटल हमारे पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे, 38 क्वेश्चन होंगे। टोटल सेक्शन भी जो होगा वो 5 होगा। ABCDE पहले सेक्शन में 20 प्रश्न होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को होंगे। दूसरे सेक्शन में 5 प्रश्न होंगे जो 2 मार्कर होंगे। उसके बाद सेक्शन सी में जो है वो 6 प्रश्न होंगे 3 मार्कर। और उसके बाद सेक्शन डी में 4 प्रश्न होंगे 5 मार्कर। और सेक्शन ई जो है लास्ट का सेक्शन, वो 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ई बोले तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल आपके 5 सेक्शन पेपर में होंगे। आप सोच रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर यूजुअली सीबीएसई बोर्ड का पेपर बहुत आसानी आता है, तो डरने की कहीं कोई बात नहीं है। अभी तक जो आप तैयारी करे हो, अपने तैयारी के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपने पढ़ा होगा ठीक तरीके से, मेहनत करके हार्डवर्क किया होगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सीबीएसई का पेपर यूजुअली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर ही होता है, जो एनसीईआरटी से यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें और एसर्शन रीजन क्वेश्चन की बात करें, तो वही प्रश्न बाहर से आते हैं। बाकी उसका जो आउटलुक है क्वेश्चन पेपर का, वो कहीं ना मिलता जुलता आपके एनसीईआरटी किताबों से ही होता है। उसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी कंसीडर करके चलते हैं। तो अब पेपर के पहले आपको 10:30 बजे से आपका पेपर है, 10:30 to 1:30। और पेपर में आपके पास याद रखिएगा और 3 घंटे का आपका समय होगा, यानी कि 3 आवर्स का हमारा टाइम होगा। 3 घंटे में अगर मैं आपको बोलूं तो 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। 10:15 बजे आपको पेपर मिल जाता है। उस 15 मिनट के टाइम में आप एक बात याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो 20 प्रश्न होंगे, उन 20 प्रश्नों में कम से कम 6 से 8 ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको देख करके आप एबीसीडी ठीक लगा सकते हो। 6 से 8 प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूं, मैंने 6 तो पक्का रहना ही रहना है। तो उस 15 मिनट के समय में आप जब पेपर गो थ्रू करेंगे तो उन एमसीक्यू के 5 से 6 प्रश्नों को जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जहां पर देखने के बाद लगे यार कि इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि इससे आप उस 15 मिनट के टाइम का भी, समय का भी बहुत प्रॉपर आप यूटिलाइज कर रहे हैं और आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो उसे जरूर देखना है। तो जैसे बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे देखने के बाद लग जाएगा यार कि इसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, 2 नंबर है। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री हो, सर्कल्स के क्वेश्चंस होंगे जहां पर 2 ही थ्योरम है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो देख करके आप टिक लगा सकते हो, जहां पर थोड़ा बहुत ही सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, मेजर सॉल्यूशन की वहां पर जरूरत नहीं है। और सॉल्व करके आपको दिखाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। एबीसीडी जो आप लिखते हो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, उसी के ऊपर आपके मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर है। तो 15 मिनट में आप एमसीक्यू को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर पे घड़ी अलाउड नहीं है, यानी कि वॉच अलाउड नहीं है, चाहे कोई भी वॉच हो। तो आपके क्लासरूम में, जिस क्लासरूम में आप पेपर दे रहे हैं, वहां पर वॉल क्लॉक यूजुअली दिया हुआ होता है। दिल्ली के तो स्कूल्स में ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, बाहर की बात मैं नहीं बता सकता, जहां पर आप अपने टाइम को देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट जरूर नोट कर लीजिएगा। पहले सेक्शन में 20 प्रश्न होंगे जहां पर 40 मिनट से ऊपर का समय आपको नहीं देना है। तो 40 मिनट में आपको सेक्शन ए किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है। सेक्शन बी में 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न में 1-2 प्रश्न ऐसे लेंदी हो जाते हैं जहां पर मतलब कि आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। तो 25 से 30 मिनट का टाइम जो होगा सेक्शन बी में आपको देने की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन सी जो है, जहां पर 6 प्रश्न होंगे, मेरा यह मानना है कि 35 से 40 मिनट के अंदर अगर आप सेक्शन सी को कर देते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, यानी कि अच्छे तरीके से आपका पेपर जा रहा है। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो डी में 4 प्रश्न होंगे, बहुत लेंदी प्रश्न होते हैं चारों प्रश्न। तो सेक्शन डी में मेरा ऐसा मानना है कि 35 से 40 मिनट का समय सेक्शन डी में भी आपको देना पड़ेगा। इवन कि 4 प्रश्न में ही 40 मिनट के आपके समय लग सकते हैं, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे, जहां पर एक थ्योरम भी होगा, जहां पर क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम भी होगा, जहां पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो सकता है, जहां पे सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन हो सकता है। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड के 3 प्रश्न होंगे। 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं, 12 नंबर का। और यहां पर 3 प्रश्न होते हैं। एक केस स्टडी में 3 प्रश्न होंगे, 1 नंबर, 1 नंबर, और 2 नंबर में एक इंटरनल चॉइस भी होता है, यानी कि 2 में से एक प्रश्न को करना होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन सी ई की बात अगर हम करें तो केस स्टडी में 20 मिनट में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई केस स्टडी के प्रश्न बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर में नहीं पूछा जाता है।
तो फिर से बोला, पहले सेक्शन में 40 मिनट, उसके बाद 30 मिनट, उसके बाद 40 मिनट, उसके बाद 40 मिनट और उसके बाद 20 मिनट। ऐसा करने से 20 मिनट का आप प्रीसियस टाइम आप सेव कर पाएंगे। और भी ज्यादा टाइम अगर सेव कर पाते हैं, अगर आप सेक्शन 15 मिनट का टाइम में एमसीक्यू को फटाफट कर ले। और याद रखिएगा, सेक्शन डी में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि व्हाट प्रॉब्लम, बिल्कुल टू द पॉइंट आएगा। थ्योरम अगर है तो 2 थ्योरम आपको सर्कल्स में पढ़ना है, 10.1 10.2, और एक थ्योरम आपको ट्रायंगल में पढ़ना है, बीपीटी, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें से एक प्रूव आएगा थ्योरम का। अगर प्रूव आता है तो याद रखिएगा 2 पार्ट में आता है, तो 5 नंबर में 3 नंबर का थ्योरम होगा, 2 नंबर पे उसी के ऊपर बेस्ड क्या होगा, एक प्रश्न होगा। तो ये ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, जो 21 मार्च 2023 को सीबीएसई बोर्ड का पेपर होना है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, यानी कि 20 मिनट का समय आप अपना सेव कर सकते हैं। ये तो बात होगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। पेपर कैसा आएगा? सिंपल पेपर आता है। सेक्शन डी में और सेक्शन सी में याद रखिएगा ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड हो। बाहर के कोई ऐसे कोई प्रश्न वहां पर नहीं पूछे जाते हैं जो आपको ट्रबल में डाल सके। केस स्टडी का प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही केस स्टडी का प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आएगा। यह प्रश्न आपके अलग से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा हमने केस स्टडी वही पेपर में आ गया, और केस स्टडी के सवाल कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि केस स्टडी के सवाल आखिरकार कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। देखिए, आज 20 तारीख है, कल 21 है। मैं 20 को भी यही बात कह रहा हूं जो पहले कहा करता था कि पॉलिनोमियल से केस स्टडी आने का चांस बहुत ज्यादा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से केस स्टडी सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी का सवाल आने का बहुत ज्यादा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो याद रखिएगा शुरू से लिखते हैं पॉलिनोमियल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्टैटिस्टिक्स। याद रखिएगा ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जहां से केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस मैक्सिमम है। मेरा ऐसा मानना है, इसके साथ एक स्टैटिस्टिक्स भी रख लीजिएगा। मेरा यह मानना है कि रियल नंबर से केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लीनियर से केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने के चांस है, क्वाड्रेटिक से केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने के चांस है, और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से भी केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी नहीं पूछे जाने हैं, और इवन की प्रोबेबिलिटी से भी नहीं पूछे जाने। तो 6 से 7 चैप्टर को अगर हम हटा दें तो मेजर 5-6 चैप्टर वही है जहां से केस स्टडी आने के सवाल ज्यादा बनते हैं। ये मेरा मानना, को आ जाए वो बात अलग है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक व्यूज है कि इन चैप्टर से नहीं आएंगे। जिन जिन चैप्टर से आएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैक्सिमम चांस है आने का केस स्टडी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैक्सिमम चांस है आने का केस स्टडी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एकदम आने का चांस है, स्टैटिस्टिक्स से भी कम चांस है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, उसके बाद एपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। मुझे तो लगता है यार कि यही मेजर 3 चैप्टर है जहां से केस आएगा, और अगर आ सकता है तो पॉलिनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोल ही दिया, तो ध्यान रखिएगा। तो केस स्टडी का भी सवाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और यह भी कहा कि मुश्किल नहीं आएगा। अब हम लोग 10 मिनट के टाइम में एक बार पूरे के पूरे 14 चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें कर लेना चाहिए, उसे ध्यान रखिएगा। और मेरी जो किताब है कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स, इसका मैं ऑथर हूं, जो मेरी बुक गोयल ब्रदर प्रकाशन से आती है, उस किताब का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से उस किताब को लिंक को आप क्लिक करके उस किताब को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आपके पास 5-6-7 घंटे का जो टाइम बचा हुआ है, तो एक बार उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आना है, ठीक है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, को प्राइम का, कंपोजिट नंबर का, यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं इरेशनल के बीच में रेशनल, रेशनल के बीच में इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन पहले भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद 6 की पावर n, 4 की पावर n, 12 की पावर n, 0 के साथ एंड करेंगे, 5 के साथ एंड करेंगे, इसे भी जरूर ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एचसीएफ, एलसीएम और कंपोजिट नंबर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका प्रश्न एकदम बिल्कुल एक फिक्स है, जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रीविजिटिंग इरेशनल नंबर से 3 नंबर के सवाल आपके पेपर में 100% आने हैं, √2, √3, √5 हो, या 2 √3 हो, √2 + √3 हो, √3 + √5 हो, या 2 + 2 √3 हो, या 1/√2 हो, इस टाइप के क्वेश्चन की बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मेरे बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों का यहां से।
बाकी इसमें और कोई ट्रबल वाली बात नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर दे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो आप नहीं कर पाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिनोमियल की मैं अगर बात करता हूं तो पॉलिनोमियल में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जहां पे नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो, पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना और इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके लिए बनता है। अगला पार्ट जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। उसके बाद आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसमें आपको फाइंड करना हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए पेपर में बनता है। अगला सवाल पॉलिनोमियल में ये बनता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास दे रखा है तो कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। ठीक है, याद है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं और कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स में तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो सॉल्व एग्जांपल में ऐसे सवाल को देख लीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो पहले वाले पॉलिनोमियल हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, दूसरे वाले में s निकाल लेंगे, p निकाल लेंगे, और जो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अगर हमारे पास सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन बड़े आराम से हम कर सकते हैं, k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक तो ऐसा आ गया। पॉलिनोमियल में कभी कभी 9th क्लास से जुड़े हुए सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5k(x प्लस 6), और कह रहा है कि इसका 102 दे रखा है, तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात करें। तो ऐसे केस में कुछ नहीं टेंशन लेने वाली बात है, सीधा x के जगह पे उस वैल्यू को पुट कर दो, 0 के इक्वल कर दो, p का मान निकल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जहां पर एक अननोन टर्म k या p दे रखा है, समझ गए मेरी बात, और एक आपके पास कंडीशन गिवन है। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5k(x प्लस 6) दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखा है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 24 के बराबर है, तो कह रहा है कि भाई p का मान ज्ञात करो या k का मान ज्ञात करो। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स में मिलेगा, और कल सीबीएसई बोर्ड के पेपर के बाद आपको मैं टैली करके भी दिखाऊंगा। तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात, ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। लीनियर में आपके एमसीक्यू में दो सवाल मेरा ऐसा मानना है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन से मिलेंगे, जहां पर k का मान निकालना हो या इसी से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो आप सबको पता है कि यूनिक में a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, इनफाइनेटली में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है, एंड नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। और यहां पर k का मान निकालना है, इसी से जुड़े हुए सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए वर्ड जरूर याद रखिएगा, डिपेंडेंट, कोइंसिडेंट, कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिए जाते हैं। डिपेंडेंट दे दिया, हमें पता ही नहीं चलता कि सवाल एक कहां से पूछा गया है, तो एक यहां से सवाल बन गया। वर्ड प्रॉब्लम में एनसीईआरटी बुक के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। अगर एडिशनल कुछ प्रैक्टिस करना है तो मैंने अपनी बुक का लिंक डाउनलोड कर लिया, उस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल में वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार उससे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में एज ग्रुप का क्वेश्चन बनता है, डिजिट्स एंड नंबर्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद याद रखिएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से प्रश्न नहीं आएगा, सिलेबस में डिलीटेड है, पक्का डिलीटेड है, मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद दो ए और बी है, दोनों के बीच में हाईवे वाला जो क्वेश्चन है जरूर कर लेना भाई, हाईवे वाला क्वेश्चन पेपर में एकदम आ सकता है। और सॉल्व एग्जाम्पल में एक सवाल है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो जरूर याद रखिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हम लोग यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फिक्स्ड और रनिंग चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में सेफ रहेंगे। अन्य एंड बीजू वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, जो आपके ऑप्शनल का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये रहा वर्ड प्रॉब्लम की बात। वर्ड प्रॉब्लम में एक आपका 5 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका सवाल रहना है। अगर क्वाड्रेटिक से नहीं आया तो लीनियर से आया तो बल्ले बल्ले है, 5 नंबर का प्रश्न, बड़े आराम से आपके पेपर में मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ गया ना, तो एक हो गया। अब आगे सॉल्व फॉर एक्स और वाई वाला क्वेश्चन। बेटे मेरे बच्चे, मेरे रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स, एक बात काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सॉल्व फॉर एक्स और वाई, जहां पर जो हम उसके एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशंस रिड्यूस करते हैं,
फिर उनको सॉल्व करके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा। जैसे मान लो कि 37x प्लस 57y इक्वल्स टू समथिंग लिखे हैं, और 57x प्लस 37y इक्वल्स टू जो डायगोनली नंबर सेम होते हैं उसको हम एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो लीनियर में सेफ है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एमसीक्यू क्वेश्चन में याद रखिएगा, नेचर ऑफ रूट से आपका प्रश्न रहना है। नेचर ऑफ रूट से प्रश्न आपका आ जाएगा जहां पर रियल रूट्स इक्वल। अब यहां पर रियल में डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और रियल और इक्वल में डी इक्वल्स टू 0 में के का मान निकालना, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। या कोई भी एक्सप्रेशन जो दे रखा है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इससे भी जुड़े हुए सवाल आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स आप सबके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट हॉट टारगेट है, जहां से एमसीक्यू में प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक या वर्ड प्रॉब्लम में एनसीईआरटी के अलावे एडिशनल क्वेश्चंस आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक में आ सकता है लेकिन लीनियर में नहीं आएगा, यह भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक का जो वर्ड प्रॉब्लम का जो सवाल है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो आएगा, उसके साथ मेरा ऐसा मानना है, बीके सिंह सर का ऐसा मानना है, ऑथर ऑफ ए कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स का ऐसा मानना है कि उसके साथ एक इंटरनल चॉइस का भी सवाल होगा जो सॉल्व फॉर एक्स के लिए होगा, जहां पर हमें एक्स निकालना, उसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर हमें वहां पर रूट्स फाइंड करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम के साथ रहेगा। जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपको सेफ रखे। देखिए सीबीएसई बोर्ड के पेपर में सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू को छोड़ दें तो बी सी डी तीनों सेक्शन में दो दो सवाल इंटरनल चॉइस के रहेंगे, बाकी केस स्टडी में एक प्रश्न इंटरनल चॉइस का रहता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरनल चॉइस वाले सवाल में एक बार जरूर सोचिएगा कि दोनों में अच्छे तरीके से आपका क्या आता है, कम समय में आप किसे कर पाएंगे, किसे ज्यादा परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सॉल्व फॉर एक्स वर्ड प्रॉब्लम हो गया, रियल रूट से हो गया, इक्वल से हो गया। इक्वल रूट्स का 3 मार्कर वाले में भी मेजर सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ कमिंग टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल अलजेब्रा का वेटेज याद रखिएगा 20 नंबर का है। तो अब आते हैं एपी में। एपी के सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बोर्ड के पेपर में, जहां पर प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर आपके पास nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस n माइनस 1d, sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d एंड sn इक्वल्स टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l, और एक आपके पास sn का जनरल फॉर्म दे रखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर sn का जनरल फॉर्म दे रखा है तो an निकालने का तरीका है sn माइनस sn माइनस 1। मैंने अपने क्लास में कराया भी था, मेरी बुक कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स में भी आपको मिलेंगे। तो इस सवाल को जरूर देख लीजिएगा। ये 3 से 4 नंबर वाला, यानी कि 3 नंबर वाले में ये पक्का ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि sn दे रखा है और हमें 20th टर्म निकालना है या an निकालना है या 50th टर्म निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एपी में फिर भी आप सेफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है। एनसीईआरटी बुक में एपी के अच्छे सवाल हैं, लेकिन एपी में थोड़े से अलग से कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स के सॉल्व एग्जांपल वाले सवाल देख लीजिएगा, जो मैं लिंक में अपनी किताब में मैं डाल दे रहा हूं। तो ये बात क्लियर हो गई आप सबको। चलिए एपी में याद रखिए, कभी कभी जैसे 3 टर्म्स होते हैं तो यूजुअली हम जो सीक्वेंस बनाते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। 4 होता है तो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ए सीक्वेंस भी जरूर याद रखिएगा। कहीं कहीं ऐसे सवाल आएंगे जहां पर 4 टर्म्स का सम दे रखा है, तो वहां पर a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d यूज करेंगे तो बहुत बुरे तरीके से आप फंसेंगे, सोल्यूशन भी का आंसर भी नहीं निकलने वाला है। समझ में आ गया? चलिए ये बात क्लियर हो गया। एपी से केस स्टडी बेस्ड सवाल मेरा मानना है कि पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो भले भले, यानी कि कोई इधर उधर वाला टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेटेज तो 5 से 6 नंबर का होना है। तो एक केस स्टडी से सवाल हो गया और 1 या 2 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हो गया। ये हो गया एपी का, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल, यानी कि छठे चैप्टर में। ट्रायंगल बड़ा एक मेजर चैप्टर है। ट्रायंगल में केवल एक थ्योरम आपको करना है बीपीटी, और कोई प्रूविंग नहीं करनी है। एनसीईआरटी बुक में बीपीटी वाला एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और उसके बाद अगले वाले एक्सरसाइज जो है सिमिलरिटी पे, सिमिलरिटी वाले में लास्ट के जो 6-7 प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर आप फंस सकते हैं। ट्रायंगल में मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी का सॉल्व अनसॉल्व प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल सेफ हैं। भगवान से दुआ कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए कि बीपीटी थ्योरम आ जाए। अगर बीपीटी थ्योरम 5 नंबर में आ गया तो बले बले है, यानी कि 1 या 2 नंबर के छिटपुटे सवाल कहीं पर आपको मिलेंगे जो आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। अदरवाइज ट्रायंगल इज टोटली सेफ।
नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 6 मार्क, 6 नंबर का वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी किताब आपके लिए बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ सब कुछ एनसीईआरटी किताब है। बड़ी अच्छी किताब है यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 6 नंबर लाना बड़ा आसान है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर कर देता है। सॉल्व अनसॉल्व के सारे सवालों को कर लीजिएगा। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, 4 इक्वल पार्ट में जरूर कर लीजिएगा। एपी इक्वल्स टू 3/7 AB वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, y एक्सिस में हो तो 0, y होता है, जरूर कर लीजिएगा। इन सवालों को रिलेशन जो x और y के बीच में निकालना होता है जरूर कर लीजिएगा। कोलिनियर पॉइंट वाले प्रश्नों को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कर लेते हैं तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी 1-2 सवाल ऐसे बनते हैं जो दिया हुआ है, जरूर कर लीजिएगा। आप टोटली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेफ हो जाएंगे। 6 नंबर बड़े आराम से बल्ले बल्ले करके आप ले आएंगे। एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई ऐसा सवाल आता है जहां पर पैरेललोग्राम की बात की जा रही हो, जहां पर रेक्टेंगल की बात की जा रही हो, जहां पर स्क्वायर की बात हो, जहां पे रोम्बस की बात हो, और आपके पास 3 वर्टिसेस दे रखा है, चौथे वर्टिसेस में मान लो आपके पास कोई एक वेरिएबल है, पी हो, के हो, एम हो, एन हो, जो भी वॉट एवर इट इज, तो कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना। याद रखना वहां पर मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी से, दोनों को कंपेयर करके एब्सिसा को एब्सिसा से, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से अननोन टर्म के वैल्यूज निकाल सकते हैं क्योंकि इन सब में डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम आते हैं 8वें चैप्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बार बार आप आइडेंटिटी से डरते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आइडेंटिटी अगर आप एनसीईआरटी से सॉल्व अनसॉल्व सारे प्रश्नों को कर लेते हो तो आइडेंटिटी में टोटली आप सेफ हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको बाहर के सवाल भी करने होंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में आप टोटली सेफ आप नहीं हो सकते केवल एनसीईआरटी के आधार पे। तो एग्जाम्पलर के थोड़े से सवाल देख लीजिए, और मेरी बुक कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सॉल्व एग्जाम्पल का अगर आप देख लेंगे तो 100% आप सेफ हैं। ये मेरा चैलेंज है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक भी सवाल कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स के बाहर से नहीं होगा। आज 20 तारीख है, कल 21 को भी बीके सिंह इतना ही दहाड़ करके और तेज आवाज में आप सबसे बात करके बोलेगा कि यही प्रश्न हमारी किताब से आया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वह भी जरूर याद रखिएगा। बताया था ना कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 के बराबर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी 2 होगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निक काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, मगअप कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का जरूर टेक्निक याद रखिएगा। मैंने जो आपको टेक्निक समझाया था, ठीक है, कि 1 2 3 वाला, ठीक है, और 1 1 2 वाला, वो जरूर काम कीजिएगा। फटाफट आप वैल्यूज को निकाल लेंगे। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आप सबके लिए सेफ है। थोड़े से प्रश्नों को बाहर से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बुक बहुत सेफ नहीं है। ठीक है, अगर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका ठीक है और एनसीईआरटी में सारे सवाल को आपने अच्छे तरीके से करा हुआ है तो अब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी आप करेक्ट कर पाएंगे। टाइम वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा जो आपकी एक्सरसाइज में है। बाकी एनसीईआरटी में शुरू के 6-7 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, सॉल्व एग्जाम्पल के 2-3 प्रश्नों को ले लिया जाए और शुरू के एक्सरसाइज के 5-6 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, वो आने होने वाला नहीं। खाली ट्री ब्रेक डाउन वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। बाकी का शुरू का 5-6 छोड़ दीजिए। लास्ट के अगर 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें एक है कि रूट जिसका हाइट होगा 6 मीटर, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो पार्ट अब नहीं आएगा। उसके अलावे बाकी के प्रश्नों को ठीक से कर लेते हैं तो आप अच्छा है, सेफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम मिले तो आप मेरी बुक कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स के सॉल्व एग्जाम्पल को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आपका बिल्कुल सेफ होगा। तो ये हो गया 7वां, 8वां और 9th हो गया। नाउ कमिंग टू सर्कल चैप्टर की बात करते हैं। सर्कल चैप्टर में मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी बुक बहुत धाकड़ किताब है। यानी कि अगर 5 नंबर वाले में कोई प्रश्न आ जाता है तो थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, 10.2 को यूजुअली हम बहुत इग्नोर करते हैं। बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10.2 को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा हाइपोथेटिकल सा होता है, यूजुअली हम उसे छोड़ देते हैं, मत छोड़िएगा, उसे जरूर कर लीजिएगा इन दोनों को। तो ये पार्ट हो गया। और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल के जो 2 प्रश्न हैं, पहला एग्जाम्पल को छोड़ दो, दूसरा और तीसरा, यार इतना धाकड़, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत। और अनसॉल्व की बात करें तो शुरू में 6-7 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो लास्ट के अगर 6-7 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो सर्कल बहुत धमाकेदार है। थोड़े से और प्रश्नों को करना पड़ेगा,
तो कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स से उन प्रश्नों के सॉल्व एग्जांपल देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब का लिंक डाल रहा हूं, तो वहां से किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा और केवल सॉल्व एग्जांपल को आधे घंटे नजर मार करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर में। आने वाले पेपर में इतना पार्ट डिलीट हो चुका है कि इसमें कोई अब आपके लिए ट्रबल है ही नहीं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दैट्स इट। क्वेश्चन इसी के ऊपर आना है, वो आपको एमसीक्यू में मिलेंगे और 2 से 3 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज रहना है यार, इससे ऊपर नहीं रहना। और एक आपको 2 मार्कर में, नहीं तो 3 मार्कर में एक सवाल आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखिए। लेंथ ऑफ आर्क है तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब मेजर आर्क के लिए नया फॉर्मूला नहीं याद कीजिए, थीटा इसी फॉर्मूले को याद करो। दो फॉर्मूले याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब मेजर आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो थीटा ना होकर के वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। नहीं, अगर थीटा मान लो 60 डिग्री है तो मेजर आर्क के लिए वो थीटा क्या होगा, 300 माइनस 60, 300 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वही सेक्टर के एरिया अगर हमें निकालना है तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मेजर सेक्टर निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा के जगह पे 360 से जो पहले थीटा दे रखा उसको माइनस कर लेंगे और थीटा जब 90 हो तो क्वाड्रेंट हो जाता है। सेगमेंट के लिए सेक्टर से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे और मेजर सेगमेंट के लिए पूरे सर्कल के पाई आर स्क्वायर से माइनर सेगमेंट को माइनस कर लेंगे। आई थिंक ये क्लियर है बिल्कुल यहां पर। अब यहां पर सेगमेंट वाले में अब आप सोच रहे होगे कि थीटा 120 डिग्री आ जाए तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का करना है। अगर थीटा 60 डिग्री हो तो रेडियस इक्वल होंगे, ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का वर्ड हाफ आर स्क्वायर वहां पर ट्रायंगल के एरिया के लिए यूज करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। अब आते हैं सरफेस एरियाज वॉल्यूम की बात करते हैं। सरफेस एरियाज वॉल्यूम में बहुत 2 एक्सरसाइज आपका डिलीट हो चुका है, सिलेबस बहुत कम हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि एक प्रश्न सेक्शन डी में, ई में नहीं डी में, एक सिंपल सवाल होगा, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन हो या सिलेंडर के दोनों ऊपर नीचे दोनों हेमिस्फीयर हो या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर हो, सिलेंडर के दोनों तरफ कोन हो या क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर हो या कोनिकल कैविटी वाला क्वेश्चन हो, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हो। अगर इन चीजों को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो एनसीईआरटी बाइबल गीता रामायण की तरह आपके लिए है। इस चैप्टर के लिए कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, मेजर वेटेज के साथ होगा, केस स्टडी यहां से नहीं आएगा। सेक्शन डी में 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा, समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में फिक्स क्वेश्चन है। मीन में आपके 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा आई एफ आई और स्टेप ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां पे यू आई क्या है, डी आई बाई एच है, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस है। अब आप सब अवेयर होंगे इसके सारे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन से। बड़े जब क्लास इंटरवल हो तो एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन हम वहां पर यूज करेंगे। तो मीन में हो गया। मीन में 1 मिसिंग 2 मिसिंग, मेरा मानना है कि मीन में 2 मिसिंग वाला क्वेश्चन आप सबके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब आते हैं मीडियन की बात करते हैं। मीडियन में 1 मिसिंग 2 मिसिंग, 1 मिसिंग कम इंपॉर्टेंट है, 2 मिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में 2 सवाल है, एक सॉल्व में एक अनसॉल्व में, उसे जरूर कर लीजिएगा। बाकी मीडियन में सिंपल मीडियन का क्वेश्चन आएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन भी मीडियन में जरूर एक बार देख लीजिएगा। मोड में ऐसा कोई घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल आएगा मोड का। फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा यार, बहुत बच्चे पूरे साल पढ़ाई कर लेते हैं, फॉर्मूले पे कमांड नहीं होता है, ठीक है। तो मीडियन में एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। एन बाई 2 सिग्मा, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन है, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एफ जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एच जो है वो क्लास विड्थ है, एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। मोड के लिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। F1 जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 प्रीसीडिंग वाले की है, F2 उसके बाद वाले के है, L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है और H क्लास विड्थ है। फॉर्मूला जरूर याद रखना है। एक ऐसे सवाल को जरूर कर लीजिएगा जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों निकालना हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके लिए बहुत हॉट क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज
इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हो सकता है ट्रिकी और टफ क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाए जो किसी बुक में भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे या 1 डाइस 2 डाइस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लेइंग कार्ड हो गया, डाइस हो गया और क्वाइन से 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके लिए बनते हैं। और उसके बाद एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन बनता है जहां पर लीप ईयर में 2/7 आंसर होता है और नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। ये भी जरूर एमसीक्यू में हो सकता है कि प्रश्न आपको मिल जाए। भाई एक लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होता है, तो 52 हफ्ते और 2 दिन हो गए। तो उस 2 दिन की जो प्रोबेबिलिटी होती है 2/7 होगी, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, संडे हो। और दूसरे वाले में 52 वीक्स और 1 डे होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी हो, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे जो भी हो, 1/7 होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द ऑल 15 चैप्टर। आई एम एडुकेटर बीके सिंह, ऑथर ऑफ अ कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स। इस लिंक के नीचे अपनी किताब यानी कि कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स का लिंक डाल रहा हूं। अभी भी आपके पास 6 से 7 घंटे का टाइम है। सारे सॉल्व एग्जाम्पल को आधे आधे घंटे का आप अगर टाइम दे देते हैं और मेरे ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो कल यानी कि 21 मार्च 2023 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पेपर धमाकेदार आपका जा सकता है। कल मैं फिर ट्रेंड्स के साथ मिलूंगा और एक टैली करूंगा कि सारे के सारे प्रश्न जो थे वो मेरी ही किताब यानी कि कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, केस स्टडी का नोबडी कैन टेक गारंटी, क्योंकि उसके लैंग्वेज अपने चेंज होते हैं, लेकिन मेथड भी उसी किताब से रहेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको बीके सिंह सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जिन टीचर्स के पास से वीडियो जा रहे हैं बच्चों को शेयर करें, अब बच्चों भी अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरीके से आने वाला 6 घंटे की आप तैयारी करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।